आज का हमारा प्रश्न है, हिंदी में कंप्यूटर के प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। हमारे देश में कंप्यूटर का आगमन अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी समय के बाद हुआ है। इसीलिए हिंदी में कंप्यूटर सुविधाएं अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। क्या है, हिंदी में जो है कंप्यूटर सुविधाएं वह प्रारंभिक अवस्था में है। इसलिए क्योंकि हमारे देश में कंप्यूटर का आगमन बाकी देशों की तुलना में बाद में हुआ है। फिर भी हिंदी प्रकाशन के लिए डीटीपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। तो हिंदी जो है, हिंदी में कंप्यूटर के प्रयोग में सबसे पहला जो है वह है आंकड़ा संसाधन, है ना। अब देखते हैं आंकड़ा संसाधन क्या है। हिंदी में आंकड़ा संसाधन की दृष्टि से कंप्यूटर उपयोगी कार्य कर रहा है। आधुनिक कंप्यूटर का पहला भाग अंकीय या सांख्यिकीय कंप्यूटर कहलाता है। आधुनिक कंप्यूटर का पहला भाग क्या कहलाता है? सांख्यिकीय या सांख्यिकीय कंप्यूटर। यह आंकड़ों को नंबरों के रूप में ग्रहण करने में समर्थ होता है। अंकीय कंप्यूटर एवं डेस्क कैलकुलेटर का कार्य एक से हैं। अंकीय कंप्यूटर और डेस्क कैलकुलेटर का कार्य जो है वह समान है। आंकड़ा सांख्यिकीय का संग्रह कंप्यूटर में कर दिया जाता है एवं कभी आवश्यक होता है वह सांख्यिकी तालिका या आंकड़ों को कंप्यूटर में ऑपरेट कर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसकी प्रति भी टाइप होकर कंप्यूटर द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दूसरी विधि यह है कि कंप्यूटर के आंकड़े की फ्लॉपी या चकती बना ली जाती है एवं आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। दूसरी विधि क्या है कि आंकड़ों की फ्लॉपी और चकती बनाकर उसका उपयोग किया जाता है। जो हिंदी में कंप्यूटर में आंकड़ा फीड कर दिया जाता है या अलग अलग विभागों में सांख्यिकीय फ्लॉपी उपलब्ध होती रहती है। कंप्यूटर में फंक्शन कुंजियाँ रहती है एवं उनके प्रयोग से कार्य होता है। जो कंप्यूटर हम देखते हैं उसमें कुंजियाँ होती हैं, मतलब बटन होते हैं, फंक्शन कीज़ होते हैं, उसका प्रयोग अलग अलग हिंदी मात्राओं के लिए उपयोग किया जाता है। शब्द संसाधन। अब दूसरा हिंदी में कंप्यूटर के प्रयोग में शब्द संसाधन। हिंदी में शब्द संसाधन की दृष्टि से कंप्यूटर में अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। अब यह सुविधाएं क्या क्या है? बाध्य संयोजन, लाखों शब्दों का विषयवार वर्गीकरण, हिंदी शब्दकोश आदि के लिए अब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। शब्द संसाधन का तात्पर्य, यह क्या है शब्द संसाधन, उसे हम समझते हैं। शब्द संसाधन का तात्पर्य है व्यवस्थित विधि से कंप्यूटर या किसी स्थान पर शब्दों का संग्रह। इसे हम शब्दकोश का दूसरा रूप कह सकते हैं। क्या है शब्द संसाधन? कंप्यूटर में किसी स्थान पर शब्दों का संग्रह करना। जिस प्रकार कंप्यूटर में आंकड़ों का संग्रह उसे फीड करके किया जाता है या सॉफ्टवेयर तैयार करके उससे कंप्यूटर द्वारा निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार शब्द संसाधन हेतु फ्लॉपी का निर्माण किया जाता है। यह फ्लॉपी शब्दों की पूर्ण जानकारी रखता है एवं इसके माध्यम से शब्दों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्या शब्दों की पूर्ण जानकारी रखता है? फ्लॉपी। शब्द संसाधन को किसमें एकत्रित किया जाता है? फ्लॉपी बनाकर एकत्रित किया जाता है एवं इसके माध्यम से शब्दों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस भांति हिंदी, अंग्रेजी ही नहीं सभी भाषाओं के संसाधन की व्यवस्था कंप्यूटर में होती है एवं इन सुविधा का उपयोग आवश्यकता अनुसार होता रहता है। जब हम शब्द संसाधन को एक जगह एकत्रित कर देते हैं तो हमें जब किसी शब्द की ज़रूरत होती है तो हम फंक्शन की से उस शब्द का उपयोग करते हैं। तीसरा है वर्तनी शोधन। अब देखते हैं यह वर्तनी शोधन क्या है। वर्तनी शोधक कंप्यूटर अभी नई यंत्र प्रणाली है। इसमें कंप्यूटर वर्तनी में रह गई गलतियों को खोजकर उन्हें ठीक करने का कार्य करता है। हिंदी में जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो मात्राएं इधर उधर हो जाती है, इससे गलतियां हो जाती है, तो वर्तनी शोधक वही गलतियों को सुधारने का कार्य करता है। कहा जाता है कि कंप्यूटर भी गलती स्वीकार नहीं करता। उसी प्रकार वर्तनी की त्रुटियों को दूर करने के लिए या तो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है या मॉनिटर का उपयोग होता है। वर्तनी की त्रुटियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग या मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में संशोधक अथवा मॉडिफायर कुंजियाँ होती है। संशोधक कुंजियाँ तीन प्रकार की होती है।
अब यह कौन कौन सी संशोधक पूंजियाँ हैं जो 3 प्रकार की होती है? शिफ्ट, एडल्ट और कंट्रोल। यह जो 3 कुंजियाँ हैं वह संशोधक कुंजियाँ हैं, शिफ्ट, एडल्ट और कंट्रोल। ये कुंजियाँ कंप्यूटर के कार्यक्रम का निर्धारण करती है। जिस प्रकार कक्षा का मॉनिटर छात्रों में अनुशासन एवं उनकी त्रुटियों को अध्यापक के पास ले जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में मॉनिटर उसकी सूचना कंप्यूटर के परिचालक को देता है एवं ये पर्दे पर दिखाई देती है। अर्थात मॉनिटर का कार्य क्या है? हमारी त्रुटियों को, हमारी गलतियों को पकड़ना, मतलब कंप्यूटर की गलतियों को पकड़ना। इन त्रुटियों को वह ठीक कर देता है। मॉनिटर को द्रष्टव्य अनिर्दिष्ट इकाई की कीड़िया डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर से सीपीयू द्वारा जोड़ा जाता है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर एडाप्टर कार्ड से अपना संकेत प्रदान करता है। हम इससे सीपीयू मॉनिटर को हम सीपीयू से कैसे जोड़ते हैं? एडाप्टर कार्ड के द्वारा। एडाप्टर कार्ड कंप्यूटर आउटपुट को मॉनिटर पर प्रस्तुत करके अनुकूल बनाता है, अतः इसे वीडियो एडाप्टर कार्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वीडियो एडाप्टर कार्ड एवं मॉनिटर का कार्य किस प्रकार होता है। इसे एडाप्टर कार्ड एवं मॉनिटर पर परस्पर कंपैटिबल अर्थात संगतपूर्ण होना आवश्यक है। मॉनिटर एक रंगी अथवा बहुरंगी हो सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के मॉनिटरों में उन पर अंकित बिंदुओं को रिजोल्यूशन अर्थात संगठन में भी भेद होता है। मॉनिटर के निम्नलिखित गुण हैं। मॉनिटर के गुण हैं संवेद, पहला गुण है, फिर है संगठन और तीसरा है मुद्रक। यह जो है कंप्यूटर मॉनिटर के 3 गुण हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संवेद क्या है। मॉनिटर के नियंत्रण के लिए सामान्यतः इसके अग्रभाग पर अनेक नॉब लगी होती है। क्या कह रहा है कि मॉनिटर के नियंत्रण के लिए कंप्यूटर के अग्रभाग पर अनेक नॉब लगी होती है जो चालू अथवा बंद, तेज अथवा मंद या कंट्रास्ट का अर्थ 2 भिन्न रंग के बिंदुओं में रंगों का अंतर होता है। अंतर अधिक होने पर चित्र अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त मॉनिटर के पिछले भाग में भी कुछ संयमन स्विच होते हैं। इनमें से प्रमुख डिस्प्ले रिवर्सल संयमन का होता है। इससे डिस्प्ले काली पृष्ठभूमि में सफ़ेद अंकन अथवा सफ़ेद पृष्ठभूमि में काला अंकन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संवेद के द्वारा। मॉनिटर में 2 प्रकार के कनेक्शन देना आवश्यक है। एक वीडियो कार्ड से कंप्यूटर के संकेतों हेतु, दूसरा मॉनिटर को 220 वोल्ट की शक्ति देने के लिए। डिस्प्ले हेतु पहले शक्ति कनेक्शन देना आवश्यक होता है। यह विद्युत प्रदाय सॉकेट द्वारा दिया जाता है। यद्यपि एक रंगी मॉनिटर सस्ते होते हैं, किंतु ये सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। नए कार्यक्रम मॉनिटर वाले मोनोक्रोम मॉनिटर वाले कंप्यूटर कार्य नहीं करते। IBM द्वारा स्थापित MDA मोनोक्रोम सबसे सस्ते होते हैं। सबसे सस्ते मोनोक्रोम कौन से हैं? IBM द्वारा स्थापित MDA। सामान्यतः उपयोग का दूसरा एडाप्टर कार्ड कलर ग्राफिक्स एडाप्टर अथवा CGA है। पहला है MDA और दूसरा CGA, जो दोनों विधाओं में कार्य करता है। वर्तमान में VGA वीडियो ग्राफिक्स तथा SVGA सुपर ग्राफिक्स ऐसे अधिक लोकप्रिय हैं। इनके द्वारा सभी प्रकार के कार्य नियंत्रित होते हैं तथा इनका डिस्प्ले स्पष्ट एवं अच्छा होता है। ये एक रंगी एवं बहुरंगी दोनों प्रकार के मॉनिटरों के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरा है संगठन। कंप्यूटर पर भांति भांति के रंगों के बिंदुओं की आकृति बनती है। यदि वे छोटे होंगे तो इनकी संख्या अधिक होगी। आपकी पेंसिल या ब्रश जितना अधिक बारीक होता है, चित्र उतना ही अधिक क्या बनता है? सुंदर बनता है। अतः यदि कंप्यूटर पर बिंदु अधिक होंगे तो चित्र भी सुंदर बनेगा। तीसरा है मुद्रक। कंप्यूटर के आउटपुट या चित्र इत्यादि को प्रिंटर की सहायता से प्रिंट किया जाता है। प्रिंटर का रूप एवं विविधता इतनी विस्तृत है कि उसका वर्णन अभी संभव नहीं है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के प्रिंटर कौन कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स और लेज़र प्रिंटर।
डॉट मैट्रिक्स और लेज़र प्रिंटर, यह दो प्रकार के प्रिंटर उपलब्ध हैं। इनकी मुद्रण की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि उनमें कितने अधिक बिंदु मुद्रित करता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार वर्तनी का संशोधन होकर प्रिंट हो जाता है। अब जो कंप्यूटर का अगला उपयोग है वह है मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो यह समझते हैं कि मशीनी अनुवाद क्या है। सामान्य शब्दों में एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। एक अनुवादक स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की बारीकियों को समझते हुए अनुवाद कार्य का निष्पादन करता है। स्रोत भाषा अर्थात जिस भाषा का अनुवाद हो रहा है, और लक्ष्य भाषा अर्थात जिस भाषा में अनुवाद हमें करना है। अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें केवल शब्दों को ही दूसरी भाषा में रूपांतरित नहीं किया जाता, बल्कि दूसरी भाषा की संस्कृति, समाज तथा परिवेश के अनुरूप वाक्य संरचना में परिवर्तन भी करना पड़ता है। स्वाभाविक बात है, जब हम किसी साहित्य का, किसी लिखे गए लेख का अनुवाद करते हैं तो हमें केवल शब्दों को ही नहीं पकड़ना है, उसकी भावनाओं, उन भावनाओं को भी लिखना पड़ता है जिसमें अनुवाद किया जा रहा है या जिसमें अनुवाद हुआ है, जिसमें वास्तविक जो लेख हमें प्राप्त है उसका अनुवाद जब हम करते हैं तो उस अनुवाद में भावनाओं का भी अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद में भावनाएं भी प्रकट होनी चाहिए। भाषागत परिवर्तन होने पर भी भावगत साम्य अनुवाद की आत्मा है। आधुनिक समय में अनुवाद की प्रक्रिया में भी मशीनीकरण हुआ है। अब कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न भाषाओं की सामग्री का अन्य भाषाओं में अनुवाद संभव हो रहा है। इस प्रक्रिया को मशीनी अनुवाद कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर द्वारा जो अनुवाद किया जाता है वह है मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद का अर्थ तथा परिभाषा। मशीन अनुवाद का अर्थ कंप्यूटर द्वारा स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी पाठ का अनुवाद करना। यह क्या है? मशीनी अनुवाद। जिस प्रकार एक सामान्य अनुवादक विश्लेषण, भावांतरण और समायोजन करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी इस प्रक्रिया से गुजरता है। कंप्यूटर में यह प्रक्रिया एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होती है। मशीनी अनुवाद में विश्लेषण की प्रक्रिया को पार्सर और समायोजन को जनरेटर कहते हैं। इस अनुवाद की प्रक्रिया में मशीन की भाषा का विश्लेषण करती है, द्विभाषी या बहुभाषी कोश का निर्माण करती है और भाषा के आधार पर अनुदित सामग्री का विश्लेषण और मूल्यांकन करती है। वस्तुतः मशीनी अनुवाद में सामान्य अनुवाद की भांति सारी प्रक्रियाएं घटित होती है। अंतर केवल इतना है कि अनुवाद में जो काम मानव करता है वही काम मशीनी अनुवाद में मशीन अर्थात कंप्यूटर करती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मशीनी अनुवाद को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यह 2 लाइन में है। इसका जो परिभाषा है, किसी लेख को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में मशीन के माध्यम से यथासंभव समान आशय के साथ प्रस्तुत करना ही मशीनी अनुवाद कहलाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी लेख को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में मशीन के माध्यम से यथासंभव समान आशय के साथ प्रस्तुत करना मशीनी अनुवाद कहलाता है। अब समझते हैं कि मशीनी अनुवाद का इतिहास और विकास क्रम क्या है। मशीनों के माध्यम से अनुवाद का आरंभ सन 1956 ईस्वी में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय वाशिंगटन के मशीन कॉन्स्टलेशन रिसर्च एंड लैंग्वेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया, लेकिन इससे भी पूर्व सन 1939 में रूस के 2 वैज्ञानिक हिमनोर्व तथा त्रायनस्की ने इस क्षेत्र में पहल की। सबसे पहला प्रयास सन 1939 में रूस के 2 वैज्ञानिक हिमनोर्व तथा त्रायनस्की ने, तथा दूसरा प्रयास 1944। उन्होंने सन 1944 में मॉस्को में उसका प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस मॉडल की स्मरण शक्ति केवल 1000 शब्दों तक ही सीमित थी। मशीनी अनुवाद का कार्य 1950 के लगभग महान गणितज्ञ डॉक्टर वॉरेन कीपर ने आरंभ किया।
कब? 1950 के लगभग। उन्होंने यह अनुभव किया कि कंप्यूटर के पास बड़ी उपयोगी तार्किक प्रणाली है, जिसका उपयोग जहां एक ओर अंकीय गणनाओं के लिए हो सकता है, वहीं दूसरी ओर भाषा संबंधी विश्लेषण और संश्लेषण के लिए भी हो सकता है। वॉशिंगटन में 1954 ईस्वी में न्यूयॉर्क में IBM कंप्यूटर द्वारा रूसी भाषा में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। पहला अनुवाद क्या हुआ? रूसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में। बाद में अमेरिका के महान गणितज्ञ श्रीमती आइडा रोस ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। उनसे प्रेरणा प्राप्त करके भारतीय गणितज्ञ डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने भारत में मशीनों अर्थात कंप्यूटर के जरिए अनुवाद की दिशा में प्रयास आरंभ किया। भारत में पहला प्रयास कब आरंभ किया गया? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ द्वारा। उन्होंने वेनिस में आयोजित मशीनी अनुवाद गोष्ठी में सन 1962 में भाग लिया। सन 1963 में उनको यूनेस्को की ओर से मशीनी अनुवाद के लिए फेलोशिप मिला। कालांतर में रेड कॉरपोरेशन कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डेविस डी हैज ने एक प्रोग्राम बनाया जो पद की व्याख्या करने में पूर्णतः सफल रहा। किन्होंने? डेविस डी हैज, कैलिफोर्निया के प्रोफेसर। इस प्रोग्राम के कारण वाक्य के अंतर्गत घटकों के पारस्परिक संबंध और आशय मशीनी अनुवाद द्वारा स्पष्ट होने लगे। इस प्रकार 1960 के दशक में कुछ त्रुटियों के बावजूद मशीनी अनुवाद विधिवत रूप से होने लगा। 1960 से मशीनी अनुवाद का आरंभ होने लगता है। राजभाषा विभाग भारत सरकार के निर्देश से CDAC के AAI ग्रुप ने मशीन असिस्टेंट ट्रांसलेशन टूल नामक स्वचालित मशीनी अनुवाद की प्रणाली विकसित की। किन्होंने? CDAC के AAI ग्रुप ने, जिसका उपयोग सरकारी कार्यालयों में नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संदर्भ में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में किया जाता है। इसके अतिरिक्त IIT कानपुर के सहयोग से हैदराबाद विश्वविद्यालय ने अनुस्मारक नामक एक ऐसी स्वचालित यांत्रिक अनुवाद प्रणाली का विकास किया जिसके माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में परस्पर शाब्दिक अनुवाद किया जा सकता है। मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया। अब यह प्रक्रिया कैसे होती है इसको समझते हैं। मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बिंदुओं की आवश्यकता रहती है। मशीन, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर, वैज्ञानिक रूप से संगठित सुविचार, ऐतिहासिक सूचनाएं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिए गए निर्देशों को अनुपालना करता है। मशीन को निर्देश देने की प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। सबसे पहले हमें निर्देश देना होता है कंप्यूटर को, फिर वह कार्य करके हमें उसका परिणाम देता है। मशीन को निर्देश देना क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग। मशीनी अनुवाद के लिए 2 कार्य अति महत्वपूर्ण हैं, शब्दकोश और भाषा विश्लेषणात्मक अध्ययन। शब्दकोश कठिन शब्दों के अर्थ ग्रहण करने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि अनुवाद अर्थबोध का कार्य है। यही है कि जब हम अनुवाद करते हैं तो हमें शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए, तभी हम अनुवाद कर पाएंगे। भारत में जो कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं उनमें 64,000 शब्दों का संचय करने की क्षमता है, जिन्हें 4 डिस्कों में स्थापित करके प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मशीनी अनुवाद में द्विभाषिक शब्दकोशों की आवश्यकता है, जिसमें कम से कम 4 लाख शब्द हो। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शब्द का अर्थ निश्चित करने के लिए भाषा से इतर भी कुछ कारण हो सकते हैं। संभव है कि मशीन अर्थ बोध करने में समर्थ न हो, अतः प्रयोग कोश हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हम अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते। इस दिशा में डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने उल्लेखनीय कार्य किया है। आरंभ में भाषिक विश्लेषण तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को एक साथ रखा गया था, लेकिन बाद में दोनों को अलग अलग किया गया, क्योंकि भाषिक विश्लेषण में कुछ न कुछ अदला बदली करनी पड़ती है, जो कि सारे प्रोग्राम को प्रभावित कर सकती है। 2 भाषाओं में होने वाले अनुवाद का कार्य भाषिक विश्लेषण पर ही निर्भर करता है। भाषिक विश्लेषण में प्रत्येक शब्द का अर्थ उसे संदर्भ के अनुसार निर्धारित किया जाता है। किसके अनुसार निर्धारित किया जाता है? उसके संदर्भ के अनुसार। मशीनी अनुवाद के प्रकार। अब हम देखते हैं कि मशीनी अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं। अनुवाद के स्वरूप के आधार पर मशीनी अनुवाद 3 प्रकार के हैं।
कौन कौन से हैं? शाब्दिक मशीनी अनुवाद, संरचनात्मक मशीनी अनुवाद और अर्थमूलक मशीनी अनुवाद। सबसे पहले समझते हैं कि शाब्दिक मशीनी अनुवाद क्या है। शाब्दिक मशीनी अनुवाद में एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में अर्थ बताया जाता है। अंग्रेजी में इसे वर्ड एक्सपर्ट नाम दिया गया है। इस पद्धति में श्रोत भाषा के वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का लक्ष्य भाषा में भावानुकूल अनुवाद किया जाता है। भावों के अनुकूल जो है श्रोत भाषा का अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। अब दूसरा है संरचनात्मक मशीनरी अनुवाद। प्रत्येक भाषा की पद संरचना, पदबंध संरचना, उपवाक्य संरचना एवं वाक्य संरचना भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए अनुवाद की प्रक्रिया में इन चारों का विशेष ध्यान रखना होता है। श्रोत भाषा की पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य आदि इकाइयों को लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक मान्यताओं के अनुसार रूपांतरित किया जाता है। स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि संरचनात्मक मशीनरी अनुवाद क्या है? व्याकरण को ध्यान में रखते हुए अनुवाद। उदाहरण के लिए हिंदी का प्रशंसा के योग पदबंध अरबी फारसी में काबिले तारीफ बन जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में पदबंधों में पद विपर्य देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में पदक्रम में परिवर्तन देखने को मिलता है। अंग्रेजी भाषा में ही ड्रिंक मिल्क में कर्ता क्रिया कर्म का पदक्रम है, जबकि इस वाक्य में हिंदी अनुवाद वह दूध पीता है में कर्ता कर्म और क्रिया के पदक्रम का निर्वाह होता है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न भाषाओं की प्रकृति को ध्यान में रखकर संरचनात्मक अनुवाद किया जाता है। प्रकृति मतलब व्याकरण के नियमों के आधार पर अनुवाद करना आवश्यक है। तीसरा है अर्थमूलक मशीनी अनुवाद। अर्थमूलक मशीनी अनुवाद में श्रोत भाषा की संरचना का विश्लेषण करने के बाद उसमें निहित अर्थ को लक्ष्य भाषा की संरचना में समाविष्ट करना है किया जाता है। मतलब जो श्रोत भाषा है उसका अर्थ क्या है यह हमें लक्ष्य भाषा में स्पष्ट अनुदित करना है। यह हुआ अर्थमूलक मशीनी अनुवाद। जापानी मशीनी अनुवाद तंत्र इसी आधार पर विकसित किया गया है। जापानी तंत्र MU तथा PIVOL में इसी भाव प्रकार के पार्श्व तैयार किए गए हैं। अमेरिकी KBMT मशीनी अनुवाद तंत्र भी इसी तकनीक पर आधारित है। अब है अगला हिंदी भाषा शिक्षण। कंप्यूटर हिंदी में कंप्यूटर के प्रयोग में यह महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा में उसका शिक्षण कैसे होता है। हिंदी भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा है। यह हम सभी जानते हैं कि हिंदी राजभाषा और संपर्क भाषा है। भारत एक बहुभाषिक देश है, यह भी स्पष्ट है कि यह बहुभाषिक देश है। यहाँ अनेक विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है। इसलिए उत्तर भारत में प्रथम भाषा होने के साथ साथ देश के अनेक राज्यों में हिंदी की स्थिति द्वितीय भाषा और कुछ राज्यों में तृतीय भाषा की है। इसके अलावा विश्व के अनेक देशों के विद्यार्थी भी हिंदी सीखते हैं। इन सभी रूपों में हिंदी का शिक्षण हिंदी भाषा शिक्षण है। अतः हिंदी भाषा शिक्षण को निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहला, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी। दूसरा, द्वितीय एवं तृतीय भाषा के रूप में हिंदी। और तीसरा है विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण। इन तीनों रूपों में हिंदी का शिक्षण होता है। पहला, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण। दूसरा, द्वितीय एवं तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण। और चौथा है विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण। अब समझते हैं कि कैसे यह हिंदी शिक्षण कंप्यूटर के माध्यम से होगा। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण हिंदी भाषी क्षेत्रों में किया जाता है। इन क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में हिंदी का व्यवहार होता रहता है। इसीलिए हिंदी के औपचारिक और साहित्यिक स्वरूप का ही शिक्षण किया जाता है। किसका? औपचारिक एवं साहित्यिक स्वरूप, क्योंकि यहाँ हिंदी का ज्ञान सभी व्यवहारिक रूप से प्राप्त कर चुके हैं। भाषा कौशल की दृष्टि से पढ़ना और लिखना कौशलों का शिक्षण ही अपेक्षित होता है। द्वितीय एवं तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए और अधिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ हिंदी का परिवेश भी उपलब्ध नहीं होता। द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में अध्येता का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण होता है कि वह हिंदी क्यों सीखना चाहता है। अतः हिंदी भाषा शिक्षण एक बड़ा क्षेत्र है जिस पर भाषा की दृष्टि से अलग अलग विचार किया जा सकता है, क्योंकि भाषा शिक्षण की प्रविधि और सामग्री इस बात पर भिन्न हो जाती है कि अध्येता किस रूप में हिंदी को सीखना चाहता है। वर्तमान परिवेश में हिंदी भाषा शिक्षण को तकनीकी माध्यमों से जोड़ना नितांत आवश्यक है। अर्थात
हिंदी भाषा जो शिक्षण है उसको तकनीकी माध्यम से जोड़कर उसका और क्षेत्र विस्तार करना आवश्यक है। यदि हिंदी भाषा शिक्षण को वर्तमान तकनीकी जगत के साथ अद्यतन करना है तो यह आवश्यक है कि डिजिटल माध्यमों का हिंदी भाषा शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाए। डिजिटल माध्यमों से तात्पर्य क्या है? अब कंप्यूटर और मोबाइल। आज मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर की भूमिका अपरिहार्य है। शिक्षण प्रशिक्षण भी इससे अछूता नहीं आता। हिंदी भाषा शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग आवश्यक है। वर्तमान समय में मोबाइल केवल संचार का माध्यम नहीं रहा बल्कि यह मिनी कंप्यूटर के रूप में कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले अनेकानेक कार्यों को हमारी मुट्ठी में रहते हुए संपन्न कर रहा है। यह सत्य है कि मोबाइल में बहुत से कार्य आसानी से हो जाते हैं, इसलिए सामान्य संचार के लिए प्रयुक्त मोबाइल फ़ोनों से अलग इन्हें स्मार्टफ़ोन कहा जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण को जन जन तक पहुंचाने के लिए मोबाइल और स्मार्टफ़ोन प्लेटफॉर्म का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। तो इस तरह हिंदी भाषा शिक्षण हिंदी में कंप्यूटर के उपयोग को भी प्रदर्शित करता है। वर्तनी शोधक, मशीनी अनुवाद, आंकड़ा संसाधन, शब्द संसाधन, यह सभी हिंदी में कंप्यूटर के प्रयोग हैं। धन्यवाद।